लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाभिकीय विखंडन के बारे में किया और नाभिकीय विखंडन में जो भी एनर्जी हमको मिलती है उसके लाभदायक कार्यों में उपयोग करने के लिए हमने नाभिकीय रिएक्टर बनाया और नाभिकीय रिएक्टर को पूरी तरीके से स्टडी किया। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय संलयन, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, और नाभिकीय विखंडन को अंग्रेजी में न्यूक्लियर फिजन। विखंडन को फिजन और संलयन को फ्यूजन। फ्यूज होना मतलब एक दूसरे में मिल जाना, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को याद होगा कि जब हम लोग नाभिकीय विखंडन पढ़ने जा रहे थे उस वक्त मैंने एक प्रोसेस आपको बताई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर हम कभी भी निम्न बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वाले नाभिकों को अगर हम उच्च बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वाले नाभिकों में अगर हम बदल देते हैं, लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस को हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस में अगर हम चेंज करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, उसको बदल देते हैं, तो हमको एनर्जी मिलती है। और आपने देखा भी था कि ये वाला काम 3 तरह से होता है, जिसमें से एक नाभिकीय विखंडन था, दूसरा नाभिकीय संलयन और तीसरा रेडियो एक्टिवता थी, जिसमें आपको यह भी बताया गया कि रेडियो एक्टिवता जो होती है ये एक स्वतः प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस है, इसमें हमारा जोर नहीं है। और 2020 और 21 के लिए जो रेडियो एक्टिविटी है वो हमारे सिलेबस से भी बाहर है, तो वो नहीं पढ़नी। हमको नाभिकीय विखंडन पढ़ना था और नाभिकीय संलयन, जिसमें से नाभिकीय विखंडन हम कंप्लीट कर चुके। आज हम नाभिकीय संलयन पर आ गए हैं और इसमें भी वही किया जाता है क्या कि हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले नाभिक को हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले नाभिक में चेंज करेंगे और ऐसा करने से हमको एनर्जी मिलेगी जैसा विखंडन में होता था। लेकिन दोनों के विखंडन और संलयन दोनों के प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस को हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस में हम बदल सकते हैं 2 तरह से, ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। एक तो भारी नाभिक को तोड़ करके ये काम कर सकते हैं, या तो हम छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला करके उनको आपस में जोड़ करके भी ये काम कर सकते हैं। तो भारी नाभिक को तोड़ करके भी हम लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस को हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो हमने किया विखंडन में। आज हम फिर से लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस को हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा नाभिकों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उनको संलयित करते हैं, और फिर से एक बार जब लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का न्यूक्लियस हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और संलयन भी कन्वर्ट होगा, तो वो हमको बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और वो हमको बहुत सारी एनर्जी देता है, उससे हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, जिसमें हम छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ करके हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला न्यूक्लियस बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं इसको? नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। फ्यूज होना मतलब चिपक जाना, आपस में जुड़ जाना, एक दूसरे में मिल जाना, इसको हम फ्यूज करना बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी यहां लिख के रखी है, आप देखिए। जब 2 अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। आपने देखा क्या होता है जब 2 अथवा अधिक, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, हल्के हल्के नाभिक, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलते हैं और अति उच्च चाल से वो बड़ी जोर से चल के आते हैं। अगर धीमे चल के आएंगे तो वो एक दूसरे में फ्यूज नहीं हो सकते, मिलेंगे नहीं।
जब बहुत तेज चाल से चल के आएंगे, फिर उनकी टक्कर इतनी जोर की होगी कि वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और एक दो अथवा अधिक हल्के नाभिक जो होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियस, वो अति उच्च चाल से गति करते हुए आएंगे और आपस में कंबाइंड होकर एक भारी न्यूक्लियस बनाएंगे। भारी न्यूक्लियस बनाएंगे मतलब इस प्रक्रिया में भी हमने लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस को हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाली जो प्रक्रिया होगी इसको हम क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। एक्चुअली इसमें भी क्या होता है? एक्चुअली इसमें होता है संलयन से जो प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान होता है, यानी कि संलयन के बाद जो हमको न्यूक्लियस मिलता है उसका द्रव्यमान, जो नाभिक संलयित होते हैं उनके द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान हमको कम मिलता है। इसका मतलब है द्रव्यमान की क्षति तो इसमें भी होती है। वही हमने लिखा कि संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के योग से, नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से, मूल नाभिकों के और यहां पर लिख देंगे द्रव्यमानों के योग से कम होता है, तथा द्रव्यमान की या क्षति, द्रव्यमान में जो लॉस होता है ये ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है। और द्रव्यमान क्षति अगर डेल्टा एम है तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। ये हम ऑलरेडी आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम एनर्जी रिलीज करने का, न्यूक्लियस से एनर्जी लेने के हमारे पास दो तरीके, एक विखंडन करके और एक संलयन करके। विखंडन करके हम एनर्जी ले चुके हैं और उसका अच्छे कामों में उपयोग अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर हम बना चुके हैं। आज नाभिकीय संलयन करके हम ये काम करना चाहते हैं। तो ये नाभिकीय संलयन की डेफिनेशन रही। एक्चुअल उसमें होता क्या है? तो उसमें भी द्रव्यमान का नुकसान होता है, उसमें भी मास डिफेक्ट आता है, द्रव्यमान क्षति होती है और वो द्रव्यमान क्षति एनर्जी के रूप में हमको मिलती है। अब ये रिएक्शन सॉरी, ये जो रिएक्शन होगी नाभिकीय संलयन की, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहां दिखाया गया है। नाभिकीय संलयन में एग्जाम्पल के माध्यम से जो दिखाया गया है वो ये है कि हमने हाइड्रोजन का सबसे छोटा न्यूक्लियस प्रोट्रियम यहां पर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये 1H1 और 1H1, कहीं पर हाइड्रोजन के ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ये एक दूसरे में आपस में जुड़े। जब ये एक दूसरे में आपस में जुड़े तो इन्होंने हाइड्रोजन का इससे थोड़ा सा भारी वाला न्यूक्लियस बनाया, दैट इज 1H2 प्रोट्रियम, और इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये प्रोट्रियम था और ये ड्यूटेरियम है। उसके साथ एक पॉजिट्रॉन बनता है, पॉजिट्रॉन भी निकलता है। ये पार्टिकल जो E+ है ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश और जितना द्रव्यमान होता है, सेम चार्ज और सेम मास पॉजिट्रॉन के पास भी रहता है। बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और पॉजिट्रॉन का आवेश धनात्मक होता है। सो पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है और जब दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस, छोटे छोटे हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलते हैं और 1H2 बनता है, पॉजिट्रॉन मिलता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता है और उसके साथ इतनी एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। अब इसमें जो पॉजिट्रॉन मिला वो पॉजिट्रॉन वहीं कहीं पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोथ आर एंटी पार्टिकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के विपरीत कण हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति कण हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में मिलेंगे क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से पॉजिट्रॉन जो बना है वो पॉजिट्रॉन वहीं आसपास उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन से एनिहिलेट हो जाएगा।
जिसे आप याद करिए फर्स्ट लेसन में आपने पढ़ा था कि युग्म विनाश हो जाएगा उसका। तो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एक दूसरे का डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को, उससे हमें 2 गामा फोटॉन्स मिलते हैं। 2 गामा फोटॉन्स के साथ साथ 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी हमको मिलती है। उसके बाद देखिए 1H1 और 1H1 इनके मिलने से 1H2 बना था, एक पॉजिट्रॉन बना था। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, हम इसकी बात कर रहे थे कि ये वहीं कहीं आसपास मौजूद एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा, 2 गामा फोटॉन्स के साथ 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी रिलीज करेगा। और ये जो पार्ट है 1H2, ये 1H2 वहीं पर मौजूद किसी 1H1 से रिएक्ट कर लेता है। ये जितने रिएक्शन है नाभिकीय संलयन में एक बार रिएक्शन केवल स्टार्ट होने की देर है और ये भी नाभिकीय विखंडन की तरह एक श्रृंखला अभिक्रिया इसमें बन जाती है, एक चेन रिएक्शन इसमें भी बन जाती है। तो हमारे पास हाइड्रोजन का जैसे एक ढेर है, इतना बड़ा ढेर है हमारे पास हाइड्रोजन का। अब उस ढेर में हमने रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन ये वाली स्टार्ट हुई, हाइड्रोजन का ये एक ढेर है और उसमें रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये वाली रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये बना, ये एनर्जी निकली, ये पॉजिट्रॉन उसी ढेर में उपस्थित किसी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके 2 गामा फोटॉन्स के साथ इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। और जो ये 1H2 बना हुआ है, तो ढेर है इतना बड़ा हमारे पास, उसमें रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एक 1H2 बना। अब 1H2 बना तो उस ढेर में 1H1 भी तो और भी मौजूद है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार रिएक्शन हुआ और उस ढेर से पूरे 1H1 खत्म हो गए, तो उस ढेर में 1H1 भी है। तो वो जो 1H2 होता है ये वहीं पर मौजूद एक 1H1 से फिर रिएक्ट करता है, फिर रिएक्ट करता है और हीलियम का एक लाइट न्यूक्लियस बनाता है। हीलियम का ये एक हल्का नाभिक है, तो हीलियम का ये लाइट न्यूक्लियस बनाता है, उसके साथ गामा फोटॉन्स भी निकलते हैं और अप्रोक्सीमेटली 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इनसे भी निकलती है। अब ये जो 2He3 बनता है ये स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करता है, ये फिर से अपने जैसे ही किसी 2He3 को ढूंढता है और उससे रिएक्ट कर लेता है। देखिए ये चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आप इसको इस तरह से सोचिए कि अगर हाइड्रोजन का ढेर आपका इतना बड़ा है, उसमें एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये बना, पॉजिट्रॉन निकला, इस पॉजिट्रॉन ने क्या किया, वहीं आसपास एक इलेक्ट्रॉन ढूंढा, उससे रिएक्ट कर लिया इसने और इतनी एनर्जी रिलीज कर दी, इसका काम खत्म। ये क्या करेगा, क्या ये अब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा? आंसर ऐसा नहीं है। 1H2 जो बना उस ढेर में और भी 1H1 है, तो ये 1H2 किसी ढेर के 1H1 से रिएक्ट करके एक हीलियम का लाइट न्यूक्लियस बनाएगा और उसके साथ भी 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करेगा। अब 2He3 बना, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या पूरे ढेर में एक ही 2H3 बनेगा? ऐसा तो है नहीं। 2He3 के रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो 2He3 के और भी न्यूक्लियस बने होंगे। ये जो 2He3 होते हैं उनमें से कोई 2, बहुत सारे बने, कोई 2 2He3 आपस में मिले और उन्होंने अब स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस बनाया। स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस 2He4, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ये स्टेबल हीलियम न्यूक्लियस बनाया। उसके साथ 2 प्रोटोनियम भी निकले। देखो उसमें शुरुआत में यही 2 प्रोटोनियम क्या हुए थे, रिएक्ट किया था, यही 2 प्रोटोनियम मिलके इन्होंने रिएक्शन की थी और लास्ट में यही 2 प्रोटोनियम फिर मिले, फिर मिलेंगे, फिर रिएक्शन करेंगे, फिर रिएक्शन करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, ये मिला। और इसके साथ हमको इसमें लगभग 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस रिएक्शन से हमको रिलीज होती है, इस रिएक्शन से हमको मिलती है। तो हाइड्रोजन का हमारे पास जितना बड़ा भी स्टॉक होता है, जो भी ढेर हमारे पास हाइड्रोजन का है, जो भी हाइड्रोजन का हमारे पास स्टॉक है, उसमें एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और फिर वो रिएक्शन एक दूसरे से उस पूरे ढेर में कभी 1H1 से रिएक्ट
ये भी होते रहते हैं, सारे रिएक्शंस एक साथ चलते रहते हैं। उधर हम देखते हैं कि उस ढेर में 1H1 से भी रिएक्ट कर रहे हैं, जितने 1H1 है। हम देखते हैं कि 1H2 कुछ 1H1 से रिएक्ट करे जा रहे हैं। उनमें से जो 2He3 बनते हैं वो आपस में भी लड़े मरे जा रहे हैं, वो भी एक दूसरे में रिएक्ट करे जा रहे हैं। तो उस ढेर में एक साथ एक बार में एक रिएक्शन होगा ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के उस स्टॉक में एक साथ रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और ये सब एक साथ चलता रहता है। लेकिन ये वाला रिएक्शन हो, इसके लिए जरूरी है कि ये ऊपर की जो 3 रिएक्शंस हैं, या इसको छोड़ दो, इसमें तो हमने पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का दिखाया है आपको। ये वाला रिएक्शन हो, इसके लिए जरूरी है कि ऊपर के ये 3 रिएक्शन कम से कम उस ढेर में 2 बार तो होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन एक बार होगा तो एक 2He3 मिलेगा ना आपको, और 2He3 कितने रिएक्ट हो रहे हैं? 2। तो 2He3 2 बार पाने के लिए ऊपर के रिएक्शंस को कितनी बार होना पड़ता है? 2 बार। लेकिन हाइड्रोजन का हमारा जो भी स्टॉक है, जो भी ढेर है, हम उसमें ये नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि एक बार में एक ही रिएक्शन होता है। जैसे आप चूल्हे में लकड़ी डालते, तो आपने चूल्हे में लकड़ी डाली, ये लकड़ी वो लकड़ी, 2-4 तरीके की लकड़ी डाल दी। अब उसमें ये तो नहीं कह सकते ना कि यही वाली केवल जलेगी, पड़ी चाहे जितनी हो जलेगी, कोई नहीं, केवल एक प्रकार की लकड़ी जलेगी, ऐसा तो नहीं होता। आप जितने प्रकार की लकड़ियां, जितने प्रकार का फ्यूल, जितने प्रकार का ईंधन डाल दोगे, सब जलना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? तो रिएक्शन में हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं अब इस समय केवल ये रिएक्शन होगा, ये वाले नहीं होंगे। हाइड्रोजन का उतना बड़ा स्टॉक है हमारे पास, जो भी उसमें एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सारे एक साथ होते रहेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट रिएक्शन को होने के लिए ऊपर के ये 3 रिएक्शन कम से कम 2 बार होने चाहिए। ठीक, अब इतने सारे रिएक्शन हुए, ये एनर्जीज हमको मिली। अब ये एनर्जी हमको मिली तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये रिएक्शन हाइड्रोजन के स्टॉक में होना शुरू हो जाएंगे, इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, परिणाम आपको क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या आपको मिलेगा, वो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन हो, इसके लिए ऊपर की 3 रिएक्शंस कितनी बार होना जरूरी है? उस ढेर में जब कहीं से 2 बार रिएक्शन होगा, एक्चुअली असंख्य होता जाएगा वो तो रिएक्शन, लेकिन 2He3 कहीं 2 बार रिएक्शन होने से बनेगा, फिर वो आपस में कंबाइंड होकर के 2He4 बनाएगा। 2He4 बनाएगा, 2 प्रोटियम और 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ऊपर की ये 3 रिएक्शन कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। तो हमने इसमें किससे गुणा करा दिया? 2 से। 2 से गुणा कराया और इस चौथी रिएक्शन में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। पूरी रिएक्शंस का रिजल्ट देखना चाहते हैं ना हम तो हमने क्या किया, ऊपर की ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इनमें हमने सब में 2 का गुणा करा दिया और चौथी रिएक्शन में जाकर के ऐड कर दिया। अब इसमें 2 का गुणा क्यों कराया आपको पता लगा? समझ आ रहा है? क्योंकि इस रिएक्शन के लिए ये वाले रिएक्शन कम से कम 2 बार होने चाहिए, इसलिए इनमें 2 का गुणा करा दिया, तब ये रिएक्शन हो पाएगा। अब नेट रिजल्ट के लिए हम इन दोनों को सबको आपस में ऐड कर देते हैं। एडिंग, जोड़ दीजिए। अब जोड़ते समय थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गौर कीजिए जरा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितने 1H1 आपको दिख रहे हैं? 3, 1, 2, 3। और तो कहीं लेफ्ट हैंड साइड में 1H1 नहीं है। इधर 3 हैं, लेकिन इन तीनों में तो 2 से गुणा हो चुका है ना, तो टोटल कितने हो गए? 6 1H1। और उस साइड में देखिए, इधर भी 2 1H1 हैं। देखो ना आप इधर सॉरी, देखो राइट हैंड साइड में इस रिएक्शन में 2 1H1 है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड में
टोटल यहां से यहां तक देखो, टोटल लेफ्ट हैंड साइड में कितने 1h1 6, यहां 2 और एक 3 1h1 है, और तो कहीं है नहीं, नीचे से ऊपर तक देख डालो आप। तो अगर 3 1h1 यहां पर है 1 2 3, और इन तीनों में 2 से गुणा हुआ है, तो 6 1h1 बन गए। उनमें से राइट हैंड साइड पे अगर हम देखने आएंगे तो 2 1h1 हमें राइट हैंड साइड पे मिलेंगे। लेफ्ट में कितने थे 6, राइट में कितने हैं 2, अगर ये उधर जाएंगे तो माइनस हो के कितने बचेंगे 4 1h1। बात समझ आई आपको? अच्छा, इसके साथ और ध्यान से देखिए, पॉजिट्रॉन का चेक करिए। पॉजिट्रॉन का लेफ्ट हैंड साइड में कितने पॉजिट्रॉन हैं 1, और उधर किससे मल्टीप्लाई होगा इसमें 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने बन गए 2 पॉजिट्रॉन्स। राइट हैंड साइड में कितने पॉजिट्रॉन्स हैं 1 है, लेकिन उसमें भी किससे गुना हो रहा है 2 से, तो ये भी कितने हो जाएंगे 2। लेफ्ट में भी 2 पॉजिट्रॉन्स, राइट में भी 2 पॉजिट्रॉन्स, एक दूसरे को क्या कर देंगे, तो पॉजिट्रॉन तो नहीं बचेगा। इलेक्ट्रॉन की बात करिए, लेफ्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होना है, और राइट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर और आ गए। इधर की बात करिए, राइट हैंड साइड पे आइए। राइट हैंड साइड पे देखो, ये 2He4 ये हमने यहां लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये किसी से कैंसिल नहीं होना है। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में कहीं 2He4 नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई 2He4 होता तो कैंसिल होने के चांसेस होते ना, पर लेफ्ट में नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो बचेगा बचेगा। अब थोड़ा जरा 2He3 की बात करिए, यहां कितने 2He3 है, लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करिए पहले, 1 2 2He3 है, और इसमें से दो का गुणा हुआ नहीं है, तो ये 2He3। राइट में कितने 2He3 है, 2He3 1 दिख रहा है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 उधर भी हो गए। लेफ्ट में भी 2He3, राइट में भी 2He3, कैंसिल। सॉरी, न्यूट्रिनो पार्टिकल का गौर करिए। न्यूट्रिनो पार्टिकल इधर तो कहीं है नहीं, इधर 1 है, लेकिन उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 न्यूट्रिनो आ जाएंगे। गामा के बारे में बात करिए, इधर लेफ्ट में तो कोई गामा फोटोन है नहीं, इधर गामा फोटोन है 1 2 3, और इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 6 गामा फोटोन। और इसके बाद जो ये एनर्जीज आई हैं, इसमें 2 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करें, इसमें भी 2 का गुणा करें, फिर इस जो आया उन तीनों को जोड़ें, फिर इसको ऐड कर दें। जब आप इन तीनों को एनर्जीज को ऐड कर देंगे तो एनर्जी कितनी बन जाएगी, ये लगभग 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बन जाएगी। क्या अब आपको ये रिएक्शन समझ आ रही है? तो इसमें ये न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर हुआ, और इस तरह से इस एक रिएक्शन को जब हमने देखा तो इसमें लगभग 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये नाभिकीय संलयन में हमको मिलती है, और ये रिएक्शन लगातार होती रहती है। हाइड्रोजन का जो भी आपका स्टॉक होगा एक बार स्टार्ट होगी और लगातार होती रहेगी। अब हाइड्रोजन नाभिकों के देखो कितने हाइड्रोजन नाभिक यहां पर मिले एक दूसरे से, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिले, और 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस के मिलने से कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये याद करके बताइए नाभिकीय विखंडन में कितनी ऊर्जा निकलती थी, नाभिकीय विखंडन में कितनी ऊर्जा निकलती थी, लगभग, हाँ, अगर हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें एक नाभिक के टूटने से, केवल आप एक नाभिक के टूटने की बात करें कि अगर यूरेनियम का, विखंडन की मैं बात कर रहा हूं, कि यूरेनियम का अगर एक न्यूक्लियस टूटता था, एक न्यूक्लियस, तो कितनी एनर्जी मिलती थी, लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीलियम का एक न्यूक्लियस जब बनता है, हीलियम का एक न्यूक्लियस जब बनता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिर से सुनिए, यूरेनियम का जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो कितनी एनर्जी मिलती थी आपको, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है।
हीलियम का जब एक नाभिक बनता है तो कितनी ऊर्जा मिलती है? 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी ऊर्जा ज्यादा है, संलयन वाली कि विखंडन वाली? विखंडन वाली ज्यादा है, लेकिन ऐसा आपको लगता है। क्यों लगता है? सोचिए फिर से। अब सोच करके इसको देखें कि यूरेनियम का एक नाभिक टूटता था 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती थी, लेकिन यूरेनियम का जब एक नाभिक टूटता था तो उसमें से कितने न्यूक्लियॉन टूटते थे? 235। याद करें यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या कितनी थी? 235। तो हम इसको दो भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि देखना ध्यान से, यूरेनियम का एक नाभिक टूटता है अर्थात यूरेनियम के 235 न्यूक्लियॉन टूटते हैं। यूरेनियम के 235 न्यूक्लियॉन मिलकर कितनी ऊर्जा देते हैं? 200 MeV। तो यूरेनियम के 235 न्यूक्लियॉन मिलकर 200 MeV ऊर्जा देते हैं। तो एक न्यूक्लियॉन कितनी ऊर्जा देगा बताओ? 200/235। नहीं समझ में आया? सोचिए थोड़ा सा इसको इत्मीनान से कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियस अर्थात यूरेनियम के 235 न्यूक्लियॉन, 235 न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी देते थे? 200। तो 235 न्यूक्लियॉन 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियॉन। 200/235 200/235। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी कैसे आएगी? एक से भी कम आएगी, 200/2 MeV। क्लियर? ओके। अब जरा इसकी बात करिए, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स बन रहे हैं? 4। हीलियम का मास कितना है, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4। जब 4 बनते हैं तो 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं। तो 4 के बनने से 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो एक के बनने से क्या करें? 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 6 जार 24, 2 बचे 27, 4 7 जार 28, यानी कि 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही रिजल्ट हमने यहां लिखा। इस प्रकार नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जब एकांक द्रव्यमान नष्ट होता है, एक न्यूक्लियॉन बनता है, आप लिख सकते हैं, तो कितनी ऊर्जा मिलती है आपको? लगभग 6.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और विखंडन अभिक्रिया में जब एक द्रव्यमान नष्ट होता था तो कितनी ऊर्जा मिलती थी हमको? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। ये आर्ग्यूमेंट आपको कुछ समझ में आया जो ये मैंने 2 लाइन वहां पर लिख दी? नहीं समझ में आया? फिर से अच्छा बताइए अगर आपको समझ में आ गया है तो। यूरेनियम का एक नाभिक टूटता है, कितनी एनर्जी मिलती थी? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एक नाभिक टूटने में कितने पार्टिकल फ्री होते थे उसमें? 235। अर्थात 235 पार्टिकल देते हैं ऊर्जा 200। तो एक पार्टिकल कितनी देगा? एक न्यूक्लियॉन कितनी देगा? एक से भी कम एनर्जी देगा वो। 200/235 करोगे। अब संलयन की बात करिए। यहां कितने न्यूक्लियस बने हैं? हीलियम का एक न्यूक्लियस बना, लेकिन उस एक न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल हैं? 4। 4 न्यूक्लियॉन है और 4 न्यूक्लियॉन कितनी ऊर्जा दे रहे हैं? 26.7। तो एक कितनी देगा? लगभग 6.7। तो कौन सी वाली क्रिया में ज्यादा एनर्जी मिलती है? विखंडन में कि संलयन में? संलयन में। तो विखंडन में बहुत ऊर्जा मिलती थी। विखंडन की ऊर्जा सुनकर ही हमको लगता था कि इसमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, लेकिन अब आप सुनिए, सोच सकते हैं कि विखंडन में जितनी ऊर्जा मिलती थी उससे लगभग 7 गुनी ज्यादा ऊर्जा, लगभग 7 गुनी, 1-2 गुनी नहीं, लगभग 7 टाइम्स मोर एनर्जी आपको कहां मिलती है? संलयन में मिलती है। तो विखंडन से ज्यादा एनर्जी संलयन में है। ठीक है, अगर विखंडन से ज्यादा एनर्जी संलयन में है तो हम इसको करना चाहते हैं, इस रिएक्शन को। संलयन होगा, हमको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से हमारे काम होंगे। क्या ये वाला पार्ट अब आपको पूरा समझ आ गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। तो अब हम क्या सीख चुके हैं कि हमको एनर्जी संलयन से ज्यादा मिलेगी या विखंडन से ज्यादा मिलेगी? संलयन अगर हम कराएंगे तो हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो हम संलयन कराना चाहते हैं।
हमने संलयन कराने के लिए चेक किया कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने यहां लिखा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो अर्थात 4 प्रोटॉन्स हाइड्रोजन के 4 हल्के नाभिक ऐसा एक दूसरे के नजदीक आए और नजदीक आकर वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाएं, मिल जाएं और उससे फिर इतनी सारी एनर्जी हमको मिले। इसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए कुछ शर्त जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बेटा अगर हम बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप याद करें, आपको पहले भी क्लासेस में बताया जा चुका है हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन। हाइड्रोजन का नाभिक होता ही क्या है? तो हाइड्रोजन का नाभिक प्रोटॉन को बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन नाभिक ऐसा आए, मिले एक दूसरे में और इतनी एनर्जी निकाल के दें हमको। लेकिन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक्चुअली प्रोटॉन होता है। ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे में फ्यूज हो जाएं और ये हीलियम नाभिक बने और इतनी सारी एनर्जी हमको मिले। लेकिन इनकी प्रॉब्लम बेटा ये है कि ये एक दूसरे को, बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्जेस, तो ये एक दूसरे पर कूलॉम बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? ये एक दूसरे पर कूलॉम बल लगाते हैं और कूलॉम बल लगाकर एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है। तो अब प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं कि ये मिलें, मिलकर फ्यूज हो और एनर्जी निकालें, लेकिन ये तो मिल ही नहीं सकते ना। ये तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये तो एक दूसरे में ऐसा फ्यूज ही नहीं होंगे। फिर क्या होना चाहिए? हम तो फ्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जब फ्यूज नहीं होंगे तो आपको ये एनर्जी नहीं मिलेगी। फ्यूज करोगे तो एनर्जी मिलेगी, नहीं तो एनर्जी आपको नहीं मिल सकती। तो हम फ्यूज करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे हो? जबकि ये दोनों एक दूसरे को कूलॉम बल से प्रतिकर्षित करते हैं, कूलॉम फोर्स से रिपेल करते हैं। तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर है, इनको ऊर्जा देना स्टार्ट करो। और इनको जब हम एनर्जी देंगे तो ये क्या करेंगे? जब हम एनर्जी देंगे तो ये लोग ऐसा वाइब्रेट करेंगे। ऊर्जा देने से पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो जब आप एनर्जी दोगे तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। अगर कम ऊर्जा दोगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, और ज्यादा ऊर्जा दोगे और जोर जोर से वाइब्रेट करेगा। तो हम इनको इतनी एनर्जी देना चाहते हैं, इतनी एनर्जी देना चाहते हैं कि ये वाइब्रेट हो, और वाइब्रेट होते होते एक समय ऐसा आए कि ये आपस में फ्यूज हो जाएं, आपस में मिल जाएं। इतनी एनर्जी देना चाहते हैं। और उस समय कूलॉम बल उस समय वर्क नहीं करेगा। उस समय जब बहुत ज्यादा एनर्जी हम दे देंगे तो ये कूलॉम बल के विरुद्ध कार्य करके एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। पास आएंगे तो उनके बीच नाभिकीय बल काम करना शुरू कर देगा। देखो, हम चाहते हैं ये यहां तक आ जाए ऐसे, और ये भी इसके नजदीक यहां तक आ जाए, और इतना नजदीक आ जाए कि इनके बीच कौन सा बल प्रभावी हो जाए? नाभिकीय बल। देखो, जब दूर दूर है, क्योंकि नाभिकीय बल शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो दूर दूर वाले पार्टिकल्स पर नहीं लगता। समझ रहे हैं? नाभिकीय बल एक लघु परासी बल है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो दूर वाले पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। हम चाहते हैं कि उन पर एप्लीकेबल हो, तो उनको पास लाना पड़ेगा। ये यहां आ जाए, ये यहां जाए और इतने नजदीक आ जाए कि अभी इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? कूलॉम बल। हम चाहते हैं कि ये इतने नजदीक आ जाएं कि इनके बीच कूलॉम बल के बजाय कौन सा लगने लगे? नाभिकीय बल लगने लगे। नाभिकीय बल लगने लगेगा तो फिर एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। ये वाली बात कुछ समझ आ गई सभी को? फिर से एक बार बताइए प्लीज मुझे। अभी ये हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस ऐसा दूर दूर है, कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलॉम फोर्स लग रहा है, और कूलॉम फोर्स सेम चार्जेस के बीच लगता है तो उनको रिपेल करवाता है। हम क्या चाहते हैं कि इनको इतना नजदीक ले आए कि ये दोनों इतने नजदीक आ जाएं कि इनके बीच कौन सा बल लगना स्टार्ट हो जाए।
नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल हो जाए और कूलॉम फोर्स खत्म हो जाए। क्यों? नाभिकीय बल एप्लीकेबल होगा तो दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, फिर ये दूर नहीं जाएंगे, फिर एक दूसरे में पकड़े ही जाएंगे ये। और इसको ये वाला काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने इसको कैलकुलेट किया, देखा साइंटिस्ट लोगों ने कि नाभिकों को, दो हाइड्रोजन नाभिकों को कूलॉम बल के विरुद्ध अगर आप संलयित करना चाहते हैं तो आवश्यक गतिज ऊर्जा 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी आपको। देखो, इनको तो मिलाना चाहते हो ना, तो वही उन्होंने वहां बताया, साइंटिस्ट लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, गणना की गई इसकी कि आखिरकार ये दो अगर हम इतने नजदीक लाना चाहते हैं कि नाभिकीय बल प्रभावी हो जाए, उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इनको। तो दो हाइड्रोजन नाभिकों को कूलॉम बल के विरुद्ध चलाएंगे ना हम इसको, संलयित होने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इतनी एनर्जी देंगे। जब इतनी एनर्जी दोनों को मिलेगी तो इतनी एनर्जी से इतनी जोर वाइब्रेट करेंगे कि एक दूसरे के इतना नजदीक आ जाएंगे वाइब्रेट करते करते कि उनके बीच नाभिकीय बल प्रभावी हो जाएगा और वे एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन इतनी एनर्जी लगेगी। अब इतनी एनर्जी हम कैसे देंगे? हमारे पास किसी को भी ऊर्जा देने का तरीका क्या है? तो हमारे पास किसी को भी ऊर्जा देने का तरीका है, उसको हीट कर दो, उसको गर्म कर दो। तो हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे इन पार्टिकल्स को। अब हीट करेंगे तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने के लिए कितना हीट करना पड़ेगा? बात समझ में आई? जैसे हमने बोला, अब एक बात समझ में आ गई कि इतनी ऊर्जा दे दोगे तो ये जाके एक दूसरे से संलयित हो जाएंगे। अब ये ऊर्जा देना कैसे है? तो हमने ये भी पता लगा लिया कि गर्म करके देना है। लेकिन हम तो बोल दिया आपसे कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिए और ये ऊर्जा दीजिए गर्म करके। तो आप यही तो सोचोगे ना कि इतनी ऊर्जा देने के लिए हम कितना गर्म कर दें, कितने डिग्री तक इसको गर्म कर दिया जाए। भाई हमने बोला कि ये पानी लो एक भगोना और इस पानी को 4 जूल एनर्जी दो। अगर 4 जूल एनर्जी दो तो आप तो यही सोचोगे ना कि 4 जूल एनर्जी दें, मतलब हम इस पानी को कितने टेम्परेचर तक गर्म कर दें तो 4 जूल इसमें आ जाए। वही तो सोचना है ना हमको। तो इतनी एनर्जी देने के लिए हम कितना गर्म करते, तो उसके लिए काइनेटिक थ्योरी का यूज किया गया, गति विज्ञान का यूज किया गया और पता लगाया गया। हमने गैसों की काइनेटिक थ्योरी क्लास 11th में पढ़ी है, जिसमें ऊर्जा का फॉर्मूला 3/2 kT होता है। के बोल्ट्जमैन नियतांक है जिसका फॉर्मूला R/N होता है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जो N होता है ये एवोगाद्रो नंबर। तो 3/2 kT ये पता लगाने के लिए कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना है तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसके लिए हमने काइनेटिक थ्योरी का इस्तेमाल किया। काइनेटिक थ्योरी के इस्तेमाल से गतिज ऊर्जा को 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रखा और कैलकुलेट करके क्या निकाल लिया? टेम्परेचर निकाल लिया। के की जगह के का मान लिखा, सॉल्व करके आवश्यक ताप निकाला और वो आवश्यक ताप लगभग 10⁹ बिलियन 10⁹ केल्विन के आसपास हमको मिला। 10⁸ केल्विन 10⁹ केल्विन लगभग इतना टेम्परेचर मिला। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। 10⁹ केल्विन हमने देखा कि 10⁹ केल्विन, फिर से समझो, 10⁹ केल्विन तक इनको गर्म करोगे। जब 10⁹ केल्विन तक गर्म करोगे तो इनको कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी और इतनी एनर्जी से ये फिर आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इस रिएक्शन से फिर हीट निकलना शुरू हो जाएगी, इससे एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। आपको एक बार स्टार्ट करना है, फिर इसके बाद इतनी एनर्जी उससे निकलेगी तो उससे हीट बनेगी, उससे दूसरे न्यूक्लियस भी मिलेंगे। तो यह प्रक्रिया फिर एक बार आप चालू कर देंगे तो लगातार चालू रहेगी। जैसे आप अपने चूल्हे में तो शुरुआत में एक ही लकड़ी जलाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 और फिर वो लगातार जलती रहती है। 1 घंटे 2 घंटे तक जल सकता है वो। तो ये एक बार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके बाद वो प्रक्रिया उस पूरे स्टॉक में लगातार होती रहेगी।
फिर उस प्रक्रिया से भी हीट निकलेगी, उससे गर्म होगा और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, उनसे एनर्जी मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतने केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि इतना केल्विन टेम्परेचर देने के लिए हमारे पास कौन सा फ्यूल है? क्या उसके लिए पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, कोयला है? कैसे हम इतना टेम्परेचर देंगे? तो आंसर है हमारे पास, हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जो 10⁹ केल्विन ऊर्जा दे सके, इतना हीट दे सके, इतना टेम्परेचर दे सके। हमारे पास कोई फ्यूल ही नहीं है ऐसा। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर आपको फ्यूजन रिएक्शन करवाना है तो इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर इतना टेम्परेचर देना है तो हमने फ्यूल ढूंढा तो हमारे पास इस दुनिया में इतना ताप देने वाला दुनिया में कोई फ्यूल ही नहीं था। तो फिर हम चुपचाप बैठ जाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, भाई है नहीं तो कहां से रिएक्शन करेंगे। लेकिन साइंस में तो आप जानते हैं, साइंटिस्ट लोग या आपके मन में हमेशा जो क्वेश्चन उमड़ते हैं, साइंटिस्ट के मन में भी आए, तो क्या कभी भी लाइफ में फ्यूजन रिएक्शन हो ही नहीं सकता? आंसर है ऐसा नहीं है। फ्यूजन रिएक्शन तो होके रहेगा। साइंस में एवरीथिंग इज पॉसिबल, और भले टाइम लगे लेकिन उसको लगातार साइंटिस्ट लोग संभव बनाते रहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे जब हमारे पास ना ऐसा कोई लकड़ी है, ना कोयला है, ना पेट्रोल, ना डीजल, कोई भी इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा सकता? तो कैसे करेंगे? तो आंसर है हमारे पास लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कोयला नहीं है, लेकिन हमारे पास यूरेनियम है। और यूरेनियम में एक बार में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, और उसको अगर हम तोड़ेंगे तो वो एक ऐसा फ्यूल है इतनी ऊर्जा हमको दे सकता है, वो दे सकता है, और तो आपके पास कोई फ्यूल नहीं है। तो ये बात हुई कि अगर अब आपको नाभिकीय संलयन करवाना है तो फिर ईंधन इतना टेम्परेचर देना है, और इतना टेम्परेचर के लिए तो कोई फ्यूल नहीं है हमारे पास। लेकिन क्या हम कर सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि वहां पर यूरेनियम का हम विखंडन करवा सकते हैं। यूरेनियम का विखंडन करेंगे, उससे उससे जो भी हीट निकलेगी लगभग इतने केल्विन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, लगभग इतने केल्विन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। बस यही तो हम चाहते हैं। और एक बार कसम से रिएक्शन स्टार्ट हो गया फिर ये मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर एक बार ये मिलना शुरू हो गए तो ये तो खुद इतनी एनर्जी निकालना स्टार्ट कर देंगे, फिर दूसरे बाहर से किसी एनर्जी की हमको आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटी सी चिंगारी आपको देनी पड़ेगी शुरू में, लेकिन वो 10⁹ केल्विन टेम्परेचर बनाए ऐसा यूरेनियम फोड़ना पड़ेगा। तो क्या फोड़ना पड़ेगा? उसके लिए एक हम परमाणु बम फोड़ देते हैं बीच में। तो जब भी न्यूक्लियर का फ्यूजन करवाना होता है न्यूक्लियस का, तो हमको क्या करना पड़ता है? इतना टेम्परेचर हमको कौन सा ईंधन दे सकता है? आंसर इतना टेम्परेचर हमें यूरेनियम का विखंडन ही दे सकता है। अर्थात हमें क्या करना पड़ता है? परमाणु बम चलाना पड़ता है उसमें। फिर बिना एटम बम के नाभिकीय संलयन स्टार्ट नहीं हो सकता। अब आपको यह बात समझ आ गई कि जहां कहीं भी नाभिकीय संलयन आप करवाने जाएंगे वहां पर एक एटम बम आपको फोड़ना ही पड़ेगा। 2-4 लकड़ी जला के आप हाथ सेंक सकते हैं, 2-4 लकड़ी जलाकर आप 10⁹ केल्विन टेम्परेचर नहीं दे सकते। कोई हमारे पास फ्यूल नहीं था सिवाय यूरेनियम के। इसलिए जब कभी संलयन करवाया जाता है तो वहां पर यूरेनियम का पहले क्या कराना पड़ता है? विखंडन। यूरेनियम का विखंडन कराना पड़ता है, अर्थात हमें परमाणु बम चलाना पड़ता है, एक बम फोड़ना पड़ता है। अब जैसे ही हम बम फोड़ेंगे तो बम फोड़ेंगे इतना टेम्परेचर कर देगा वो, और एक बार वो इतना टेम्परेचर कर देगा हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस मिल जाए, बस इतना सफिशिएंट। ये मिलेंगे, इतनी ढेर सारी एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, फिर वो अपनी हीट से ही दूसरे न्यूक्लियस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बाहर से आपको दोबारा एनर्जी नहीं देनी। जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में जब आप चूल्हा जलाते हैं तो केवल एक ही लकड़ी तो आप जलाते हैं, कि जितने से आपका खाना बनना होता है इकट्ठे पूरी लकड़ी जला देते हैं, ऐसा तो नहीं करते। शुरुआत में एक लकड़ी हम जलाते हैं और उससे धीरे धीरे पूरा जल रहा है। तो
ये हमको करना पड़ता है। तो याद रखें, जब भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक परमाणु बम, एक एटम बम हमको वहां पर बर्स्ट करना पड़ता है, एक एटम बम हमको वहां फोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि जब तक आप एटम बम नहीं फोड़ेंगे इतना टेम्परेचर रीच नहीं कर सकते, आप इतना टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर सकते, और क्रिएट नहीं होगा तो फिर संलयन नहीं होगा। ओके, ठीक है, संलयन होगा, एनर्जी देगा। इस संलयन होकर एनर्जी जो देगा, अब उसमें भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसमें भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए, सुनिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। नाभिकीय संलयन के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, ये वाली प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व कर ली? एटम बम फोड़ देंगे आप, ठीक है, आप एटम बम फोड़ेंगे, 10⁹ केल्विन टेम्परेचर मिलेगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। लेकिन आपने एक बात अभी तक नहीं सोची कि हाइड्रोजन के इन नाभिकों को ऐसा कौन, आप जब गर्म करोगे उसको तो किसी बर्तन में रख के गर्म करोगे ना, कोई बर्तन तो होना चाहिए आपके पास जिसमें ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भरे जाएं, फिर बम फोड़ा जाए। अब आप खुद सोचिए कि टेम्परेचर कितना है, बिलियंस में, मिलियंस में टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पर ऐसा कौन सा बर्तन होगा आपके पास जो इतना टेम्परेचर सहेगा और अपने अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियस को भर के रखेगा? या हम देखते हैं हार्ड से हार्ड मटेरियल, कठोर से कठोर पदार्थ हमारे नेचर में 8000, 10,000, 12,000 टेम्परेचर आते आते मटेरियल का पता नहीं लगता कहां चला गया, गल जाते हैं, मेल्ट होके पिघल के पता नहीं कहां चले जाते हैं। समझ आ रही कुछ बात आपको? तो हमारे पास ऐसा तो कोई टेम्परेचर देने वाली समस्या तो आपकी हल हो गई, चलो ठीक है, अच्छा लग गया हमको, वी आर हैप्पी। लेकिन अभी एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ऐसा हम बर्तन कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? वो प्रेशर कुकर, भगोना, कहां से लाएंगे वो सब बर्तन? जिस बर्तन में एक डब्बा लाएंगे, हाइड्रोजन भरेंगे, फिर इतना टेम्परेचर तक उसको हीट देंगे, क्योंकि हमने जैसे कि बताया 10,000, 12,000 टेम्परेचर तक सारे जो भी हमारे मटेरियल है वो सब पिघल जाते हैं, गल जाते हैं। तो हमारे पास बर्तन कौन सा होगा जिसमें रखकर हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस को गर्म करेंगे? तो आंसर है हमारे पास कोई बर्तन नहीं है। अब टेम्परेचर, पहले प्रॉब्लम क्या थी? इतनी हीट देना। अब हीट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बात तो सही है कि यार बर्तन कहां से लाएंगे हम इतना, ऐसा कौन सा बर्तन लाएंगे, हाइड्रोजन भरेंगे और उसको गर्म करेंगे, बर्तन तो कोई नहीं मिलेगा, तो फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम तो करना चाहते हैं क्योंकि हमें लालच है कि उसमें इतनी एनर्जी मिलेगी। तो हमने इसका भी एक रास्ता ढूंढा। क्या रास्ता ढूंढा? देखिए, इससे पहले आप याद करें बेटा, जब हम चुंबकत्व आपको पढ़ा रहे थे, मैग्नेटिज्म, चुंबक में एक आर्टिकल आपको पढ़ाया गया था, मैग्नेटिक बॉटलिंग। मैग्नेटिक बॉटलिंग आपको पढ़ाई गई थी। मैग्नेटिक बॉटलिंग में क्या किया था? एक तरफ हमने नॉर्थ पोल बनाया था और एक तरफ साउथ पोल बनाया गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए गए थे। अब ये इनको दूर दूर रखेंगे तो इनमें जो बल रेखाएं होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहती हैं। इनकी जो बल रेखाएं होंगी वो इस तरीके की शेप लेंगी, इस तरीके की बल रेखाएं होंगी, इस तरीके की। जब आप याद करें, जब चुंबकीय ये नॉर्थ और साउथ पोल दूर दूर होते हैं तो इसी तरीके की बल रेखाएं उसमें हमको मिलती हैं, इस तरह की बल रेखाएं हमको मिलती हैं और इसको बोला जाता है मैग्नेटिक बॉटलिंग। जब दूर दूर नॉर्थ और साउथ होते हैं तो यहां पर नॉर्थ पोल के पास लाइंस नजदीक नजदीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। साउथ पोल में भी लाइंस पास पास में है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, लेकिन यहां लाइंस देखो दूर दूर हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? वीक है। लेकिन ऐसा दो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, और इनके बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करेंगे? पहले हाइड्रोजन को हम इतना गर्म करेंगे, हाइड्रोजन को हम इतना गर्म कर देंगे कि उसके जो परमाणु होंगे उससे, उसके परमाणुओं से उसके इलेक्ट्रॉन छिटक के निकल जाएं। इतना हम गर्म पहले कर लेंगे और उसको हम कौन सी स्टेट में ले आएंगे? आयनिक अवस्था में।
जिसे प्लाज्मा स्टेट भी कहते हैं। तो हम हाइड्रोजन को पहले इतना गर्म कर लेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन छिटक जाएं। अब देखो, हाइड्रोजन को गर्म करके इलेक्ट्रॉन हमने उसके हटा दिए। इलेक्ट्रॉन हटा देने से केवल उसमें क्या बचा? न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्रोटॉन बचा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बचा। अब वो कैसा आवेशित है? धनावेशित है। ठीक है, धनावेशित है। ऐसा प्लाज्मा स्टेट वाला हाइड्रोजन लाएंगे और उसके सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैं, वहां यहां डाल देंगे। हम यहां डाल देंगे। अब याद करें, अगर मैग्नेटिक बॉटलिंग आपको थोड़ी सी भी ध्यान है, तो जब चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जाकर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, वापस निकल नहीं पाता। वो ऐसा बस घूमना शुरू कर देता है। ऐसे यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वापस आएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा। फिर ऐसा यहां से भी डाल देंगे हम वो पार्टिकल प्लाज्मा स्टेट में, जो हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस होंगे, और जा करके सारे के सारे पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स का एक ढेर जाके हम यहां छोड़ देंगे ऐसा। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको? इलेक्ट्रो नॉर्थ पोल और इलेक्ट्रिक साउथ पोल बनाने, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक बॉटलिंग हो जाएगी, और इसके बाद हाइड्रोजन को गर्म करके उसके इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हाइड्रोजन प्लाज्मा स्टेट में आ गई। उसके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, आवेशित कण है वो आवेशित कण जाकर हम यहां छोड़ देंगे। सारे के सारे आवेशित कण यहां छोड़ देंगे इतनी जगह पर, और वो सब के सब यहां फंसे रहेंगे। बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? ये भी मैग्नेटिक बॉटलिंग के टाइम पे आपको बताया गया है। सॉरी, क्योंकि पार्टिकल बाहर निकलने के लिए क्या ढूंढता है? वीक पार्ट ढूंढता है। जैसे आपको एक घर में बंद कर दिया जाए तो आप निकलने के लिए क्या ढूंढोगे? कौन सी दीवार कमजोर है, कौन सा दरवाजा कमजोर है, धक्का मारा जाए, टूट जाए, बाहर निकल जाए, ये तो ढूंढोगे। तो ये भी ढूंढता है कमजोर वाला पार्ट। बीच का पोर्शन वीक इसका होता है, तो ये किनारे से रहता है तो बीच में जाता है। जब तक बीच में जाता है तब तक इसकी गति का जड़त्व तो इतना बढ़ जाता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता और आगे निकल जाता है। जब आगे निकल जाता है तो यहां देखता है कि यहां तो मैग्नेटिक फील्ड और भी स्ट्रांग है, तो फिर बैक अपने आप में आता है, वापस आता है। जब तक बीच में आ पाता है तब तक उसमें गति का जड़त्व तो इतना बढ़ जाता है कि फिर रोक नहीं पाता, फिर वो यहां तक आ जाता है। यहां देखता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तो और स्ट्रांग है, इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, तो वो बस इसी में चक्कर लगाता रहता है। तो हम क्या करेंगे, इतनी सी दूरी पर एक इधर नॉर्थ साउथ लगाएंगे, और यहां बीच में जो जगह है यहां पर हम प्लाज्मा स्टेट का हाइड्रोजन न्यूक्लियस आकर छोड़ देंगे। अब इतनी जगह पर छोड़ दिए हमने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, अब वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये क्या बन गया? बर्तन। और कोई पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ रही अब आपको, कोई भगोना नहीं लगाना स्टील का, कोई कुकर नहीं लगाना आपको, बर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये बर्तन बन गया आपको। क्यों? क्योंकि एक बार इसमें प्लाज्मा स्टेट का हाइड्रोजन न्यूक्लियस आएगा, फिर वो ऐसा बाहर नहीं जा पाएगा, यही फंसा रहेगा। और अब ये किस चीज का काम करेगा? बर्तन का काम करेगा। अब इसी बर्तन में हम क्या करेंगे? अपना एक परमाणु बम लाएंगे, और परमाणु बम लाकर बूम छोड़ देंगे यहां। समझ में आया? जब परमाणु बम छोड़ देंगे तो कितना टेम्परेचर दे देगा वो? 10 to the power 9 केल्विन। 10 to the power 9 केल्विन टेम्परेचर मिलेगा, और इसके अंदर जो क्या है, हाइड्रोजन नाभिक, वो एक दूसरे में फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो जितने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस वहां होंगे फ्यूज होते रहेंगे, और फिर वो भी तो हीट निकालेंगे। सब जिम्मेदारी परमाणु बम की थोड़ी होगी, वो लोग भी हीट निकालेंगे, और वो लोग हीट निकालेंगे तो उनकी हीट से रिएक्शन स्टार्ट रहेंगे। और ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन न्यूक्लियस, पूरा का पूरा हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। समझ आ गया? तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी? टेम्परेचर की प्रॉब्लम और दूसरा बर्तन की प्रॉब्लम। टेम्परेचर की प्रॉब्लम हमने कैसे दूर कर दी? परमाणु बम का विस्फोट करा के। बर्तन की प्रॉब्लम कैसे दूर की गई? मैग्नेटिक बॉटलिंग करके। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटलिंग। और ये जब मैग्नेटिज्म आपको पढ़ाया जा रहा था उस समय भी बताया गया है,
और इसके बाद फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, संलयन प्रारंभ हो जाएगा। अब आप बताएं क्या इतनी बात आपको समझ में आई, समझ आ गई? हाइड्रोजन, ये जो संलयन आपने करवाया फ्यूजन, इसके कुछ फायदे हैं बेटा। क्या फायदे हैं, कुछ लाभ हैं। देखिए, सबसे पहला लाभ तो आपको सबसे सामने दिख रहा है, विखंडन की अपेक्षा दक्ष है। इसका मतलब क्या है? विखंडन के में एक यूरेनियम का न्यूक्लियस 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम एनर्जी देता है, लेकिन इसका अगर एक मास डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो कम से कम कितनी ऊर्जा दे रहा है? 7 गुनी ज्यादा एनर्जी मिलती है आपको संलयन की प्रोसेस में। तो संलयन जो है विखंडन की अपेक्षा कैसा है? ज्यादा इफिशियंट है, ज्यादा दक्ष है। पहला लाभ समझ में आ गया। दूसरा, कोई रेडियो एक्टिव कचरा नहीं निकलता। बिल्कुल सही है। जब ये हीलियम का नाभिक बनता है तो क्या बनेगा? ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्रियम बनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, और हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। जब नाभिक का विखंडन होता था यूरेनियम का तो जिनन बनता था, कहीं कुछ बनता था, और वो जितनी चीजें उसमें बनती थी वो सब रेडियो एक्टिव थी, और वो रेडियो एक्टिव थी तो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल बनते हैं उनसे बैड रेडिएशन निकलता है, और वो बैड रेडिएशन हमारी बॉडी को हार्म करता है। तो विखंडन में जो कुछ बनता था वो कैसा बनता था? रेडियो एक्टिव मटेरियल, और रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडियो एक्टिविटी होती ही है, और रेडियो एक्टिविटी होने से हमारी बॉडी को नुकसान होता है। लेकिन इसमें कोई रेडियो एक्टिव कचरा नहीं निकलता जैसे उसमें कचरा निकलता था। तीसरी फायदा क्या है? हाइड्रोजन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए इसमें क्या चीज ईंधन के रूप में क्या लगा? हाइड्रोजन ही तो लगे, 4 हाइड्रोजन लगे, हाइड्रोजन के 4 छोटे छोटे न्यूक्लियस लगे। अब जब आपका, जैसे कि हमने विखंडन में बात की कि विखंडन की प्रोसेस यूरेनियम में होती है, तो हमारी जो दुनिया है इसमें पेट्रोल, डीजल और यूरेनियम ये सब कैसे हैं? सीमित हैं, सब लिमिटेड हैं। एक दिन जब हम इनका यूज करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब खत्म हो जाएंगे। उस समय हमारे कौन काम आएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की हमें कमी है क्या? हाइड्रोजन की हमको बिल्कुल कमी नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन कहां से मिलता है? पानी में, H2O, और हमारी पूरी दुनिया में बहुत पानी भरा हुआ है। 2/3 हिस्से में क्या भरा हुआ है? पानी। तो हमारी पूरी दुनिया में बहुत सारा पानी है, वाटर की तो हमको नहीं कमी है। अगर वाटर बहुत सारा है तो हमको हाइड्रोजन भी बहुत सारी मिलेगी, इसकी हमको कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन प्रकृति में कैसी है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये वाली बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम्स ये, पहली प्रॉब्लम अति उच्च ताप की जो जरूरत पड़ती है। एक तो ये प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी है, उसके लिए हमको एक परमाणु बम विस्फोट कराना पड़ता है, तभी ये क्रिया स्टार्ट हो पाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। विखंडन को हमने कैडमियम की रॉड डाल करके, लेड का पाइप लगा करके क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। रिएक्टर में याद है ना आपको, कैडमियम की रॉड से नियंत्रण करते थे, और लेड जो ट्यूब थी, सुरक्षा छड़ें, सेफ्टी रॉड्स, उनसे क्या करते थे? बंद करवा सकते थे। तो विखंडन की अभिक्रिया हमारे कंट्रोल में है, बट संलयन की अभिक्रिया का अभी कंट्रोल हमें नहीं आता। अभी कंट्रोल साइंटिस्ट को नहीं आ रहा है, तो हमें कंट्रोल अभी इसका नहीं आता, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो जब तक हाइड्रोजन का एक एक परमाणु, एक एक एटम खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये रिएक्शन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आप इसे रोक नहीं सकते। इसलिए ये डेंजरस भी है, और एक तो रुकेगा नहीं, दूसरा विखंडन की अपेक्षा 6-7 गुनी ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो कितना आप सोचे कि खतरनाक हो सकता है ये। इसलिए अभी संलयन अभिक्रिया का प्रयोग करके हम अच्छे कामों में इसकी ऊर्जा का यूज नहीं कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके बम ही बन रहे हैं अभी, और उन बमों का नाम होता है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है, और हाइड्रोजन बम अगर आपको चलाना है तो उसमें पहले परमाणु बम चलाना पड़ता है। हाइड्रोजन बम बिना परमाणु बम के आप नहीं चला सकते। तो हाइड्रोजन और परमाणु दोनों प्रकार के बम में कौन सा बम ज्यादा डिस्ट्रॉइंग है, कौन सा बम ज्यादा डेंजरस है? हाइड्रोजन बम, क्योंकि इसमें एक बम नहीं फूटता, इसमें 2 फूटने पड़ते हैं। परमाणु में तो केवल परमाणु फूटेगा,
हाइड्रोजन बम में परमाणु तो फूटेगा ही, हाइड्रोजन भी फूटेगा उस पर। तो इसका कंट्रोल हमको अभी नहीं आता, इसलिए कोई लाभदायक कार्य में हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।